गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड में पढ़ेंगे शब्द विचार। ठीक, अब अभी तक हमने पढ़ा वर्ण के बारे में, अब हम पढ़ेंगे शब्द। तो शब्द क्या कहलाते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और उसी पर हम आज विचार करेंगे। ठीक है, उसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, फर्स्ट लाइन देखिए, अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा का सहारा लिया जाता है ना। ये तो आपने फर्स्ट चैप्टर में जान लिया। भाषा के निर्माण में शब्दों की आवश्यकता होती है। जैसे किसी भवन के निर्माण में ईंटों की आवश्यकता होती है। ईंटों के अभाव में किसी भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता है क्या? बिना ईंटा के कोई घर बन सकता है? कोई कार्य किया जा किसी भी तरह का घर जो है बिना ईंटों के नहीं बनाया जा सकता। वैसे ही शब्दों के अभाव में भाषा की इमारत खड़ी नहीं की जा सकती। इसलिए शब्दों का होना अनिवार्य है। इसे समझने के लिए नीचे कुछ शब्द तथा चित्र दिए गए हैं। इन्हें देखिए, पढ़िए और समझिए, है ना। देखिए, ये है मयूर। मयूर देखिए आपका वर्णों के मिल से बना है। स्वर रहित माँ प्लस आ प्लस स्वर रहित या प्लस ऊ बड़ा ऊ प्लस स्वर रहित रा प्लस आ, तो मयूर बना। इसी तरह कमल बना, इसी तरह कलश बना वर्णों की सहायता से। इसी तरह ये क्या बनी? बस बनी। ये चारों शब्द हैं क्योंकि इनसे कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो रहा है, अर्थात इन शब्दों का कुछ अर्थ है। तो मतलब जब हम वर्णों का मेल करें लेकिन वर्णों के मेल के बाद उसका अर्थ निकले, ये आवश्यक है। देखिए, इन चारों में आपने देखा कि अर्थ निकल रहा है। अगर आपने वर्णों का मेल कर दिया है और उसका अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो आपका शब्द नहीं है। ठीक है, तो शब्द किसे कहेंगे? जो कि सार्थक हो। तो ये चारों शब्द हैं क्योंकि इनसे कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो रहा है, अर्थात इन शब्दों का कुछ अर्थ है। तो इस प्रकार वर्णों शब्द की परिभाषा क्या हुई? अंडरलाइन कर लीजिए। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इसे आप नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पेज में पेज नंबर 16 में आप देखिए शब्द के भेद। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, अब हम पढ़ेंगे शब्द के भेद तो 4 हुए और चारों में से हम सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द पढ़ेंगे। तो ये आप चारों अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आप शब्द के भेद उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। इसके बाद आप पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। ठीक, तत्सम शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं तत् धन सम। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद हुए, उनमें से हम सबसे पहले तत्सम शब्द पढ़ रहे हैं। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् धन सम मतलब उसके समान शब्द। तो उसके किसके? संस्कृत के। हमारी प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। मतलब संस्कृत के समान ज्यों के त्यों शब्द हमारी हिंदी भाषा में जो आ गए हैं उन्हें ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द, अंडरलाइन कर लीजिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, है ना, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। मूल रूप मतलब ज्यों के त्यों, जैसे के तैसे हम अपनी हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे देखिए आप ओष्ठ, घृत, उच्च, दंत, दुग्ध आदि, इन्हें हम हिंदी में ज्यों के त्यों संस्कृत से लेकर आ गए हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है तद्भव। तद धन भाव उद्भव। तो तद मतलब उससे, उद्भव उससे उत्पन्न। तो किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। तो जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न होकर के हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है, तद्भव का अर्थ है उससे होना या उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने सरल रूप प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अभी देखिए ओष्ठ है तो ओठ बन गया, हम ओठ कहते हैं। घृत को हम क्या कहते हैं? घी कहते हैं। और उच्च को ऊंचा, दंत को दांत, दुग्ध को दूध। और इस तरह हम आसान भाषा में फेर बदल करके हम अपनी हिंदी में ले लिए, तो इन्हें हम क्या कहे? तद्भव शब्द कहते हैं। तो तद्भव शब्द वे शब्द कहलाए जो संस्कृत से कुछ फेर बदल करके हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। इसके बाद आता है देशज। देश, धंजा 2 शब्दों से मिलकर बना है।
देश धन जा, तो जा मतलब उत्पन्न, देश में उत्पन्न, तो जो शब्द देश में उत्पन्न हुए उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द अर्थात देश में उत्पन्न हुए शब्द, ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा में से लाए गए हैं, जैसे खिड़की, लोटा, थाली, पेट, झाड़ू, टांग, पगड़ी आदि। विदेशज शब्द विदेश धन जा, दो शब्दों से मिलकर बना है, तो जिन जा मतलब उत्पन्न, जिन जो कहाँ हुए, जिनका जन्म कहाँ हुआ, विदेश में हुआ, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ उसे विदेशज शब्द कहते हैं। दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं, जैसे आइसक्रीम, कमीज, कॉलेज, टिकट, नर्स, फुटबॉल, मशीन, डायरी, बेंच आदि। अब आपको लगेगा कि इसमें तो इंग्लिश का ही ज़्यादा प्रयोग हुआ है, तो इंग्लिश शब्द बस केवल विदेश से नहीं आए हैं, विदेशों से हम अंग्रेजी, तुर्की, फारसी, पुर्तगाली, अरबी सब भाषाओं, सारी भाषाएं जो है हमारे देश में आई हैं। सभी प्रकार के लोग हमारे देश में आक्रमण किए, मुसलमानों ने भी हमारे देश पे आक्रमण किया और हमारे देश में आए रहे, सभी संस्कृतियाँ वो अपनी भाषा संस्कृति लेकर के हमारे देश में आए, और जब वो हमारे देश में आए तो उनका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ा और हमारी भाषा में उनकी भाषा का प्रभाव पड़ा और हमने उनकी भाषा को का प्रयोग हम अपनी भाषा में करने लगे। तो वे अलग अलग भाषाओं के जो ये शब्द हैं इनका प्रयोग हम अपनी हिंदी भाषा में करते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ अन्य विदेशी शब्दों के उदाहरण देखिए, टाई, मिनट, पैंट शर्ट, कॉलोनी, बल्ब, इंजीनियर, तो अंग्रेजी का तो बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर है। उसके बाद है तुर्की, बंदूक, बेगम, बहादुर, चाकू, कुली, कालीन, अपन कहते ही है चाकू, कैंची, कुश्ती, चेक, काबू, है ना, तो हम ये क्या बोल रहे हैं, तुर्की शब्द बोल रहे हैं। इसके बाद फारसी, जैसे फारसी शब्द क्या बोलते हैं अपन, अंदाजा, अचार, आमदनी, अनार, अखबार, दीन, दुआ, दौलत, चश्मा, ये सब हम फारसी शब्द बोलते हैं। इसके बाद आता है पुर्तगाली, तंबाकू, कमीज, साबुन, इस्पात, गोदाम, पादरी, गमला, मेज, गिरजाघर, ये हम पुर्तगाली शब्द बोलते हैं। और इसी तरह अरबी, औरत, इज्जत, रिश्वत, नकल, कब्जा, कर्जा, फकीर, अमीर, कानून, ये सब हमारे अरबी शब्द कहलाए। ठीक है, इसके बाद आता है आपके रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के भेद हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर कितने हुए, रचना के आधार पर 3 हुए, कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या कहलाए, किसी विशेष अर्थ में प्रचलित होने वाले वे शब्द जिनके खंडों का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता, यहाँ से लिखिएगा, वे शब्द जिनके खंडों का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता उसे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो रूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं, वे शब्द जिनके खंडों का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। मतलब जब हम खंड कर दें शब्द का, जब हम खंड करें तो खंड करने के बाद जो ये दो तीन जितने भी टुकड़े हुए तो उन टुकड़ों का अपना अलग अलग अर्थ निकले, तो हम उन्हें क्या अर्थ ना निकले तो उसे हम क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द। जैसे कमल, तो का प्लस माँ प्लस ला, तीनों को आपने अलग किया तो का अपना कोई मतलब निकला क्या, माँ का कोई अपना मतलब निकला, ना ही ला का कोई अपना मतलब निकला। तीनों को हमने एक कर दिया तब उसका मतलब कमल बन गया। तो जब अलग अलग करने पर शब्द का जब वर्णों को जब शब्द के जब हम खंड कर देते हैं और खंड करने के बाद जब शब्दों का खंड करने के बाद जब वर्णों का कोई भी मतलब अर्थ नहीं निकलता तो उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कलश, आम, बालक, पानी, शहद आदि। ठीक, इसके बाद आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या कहलाते हैं, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे प्रति प्लस दिन, क्या हुआ, प्रतिदिन। यथा प्लस शक्ति, क्या बना, यथाशक्ति। हिम प्लस आलय, हिमालय। महा प्लस आत्मा, महात्मा। तो यौगिक शब्द क्या कहलाए, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो देखो 2 शब्दों से मिलकर बना, प्रतिधन दिन क्या कहलाया, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। यथा प्लस शक्ति, यथा मतलब प्लस शक्ति, 2 शब्दों से मिलकर के बना तो क्या कहलाया, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, दोनों का अपना अर्थ है। हिमालय, हिम प्लस आलय मतलब बर्फ
और इसका आलय मतलब जगह जहाँ पर हो, बर्फ जहाँ पर हो, या बर्फ का घर क्या कहलाया, हिमालय कहलाया। तो महा प्लस आत्मा, महा का भी अपना अर्थ है महान, और आत्मा और आत्मा का भी अपना अर्थ है, दोनों का अलग अलग करने पर अर्थ निकलता है, इसलिए ये क्या कहलाए, यौगिक शब्द कहलाए। इसी तरह ये भी उदाहरण आपके दिए हुए हैं। अब आते हैं हम योग रूढ़ शब्द में। योग रूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं, वे शब्द जो दो या दो शब्दों के योग से बनते हैं परंतु विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं परंतु विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, जो विशेष अर्थ में किसी एक के लिए रूढ़ हो जाते हैं उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ के नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, शिव के लिए ही केवल हम नीलकंठ शब्द का प्रयोग करते हैं और किसी और के लिए नीलकंठ शब्द का प्रयोग नहीं करते। इस शब्द को केवल शिव जी के लिए प्रयोग किया जाता है, अतः यह शिव जी के लिए रूढ़ हो गया है, इस कारण ये योग रूढ़ है। ठीक है, ये आप परिभाषा आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। इसी प्रकार के कुछ अन्य शब्द जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। कमल नयन, कमल है के समान जिसके नयन है, अर्थात विष्णु या राम। माखन चोर, माखन के को चुराने वाला, अर्थात श्री कृष्ण भगवान। और किसी को माखन चोर हम नहीं कह सकते, केवल श्री कृष्ण भगवान को ही माखन चोर कहते हैं। चाहे माखन कोई भी चुरा ले, आप जाके माखन चुरा लेंगे तो आपको माखन चोर नहीं कहा जाएगा, आप कृष्ण भगवान ना बन जाएंगे, है ना। माखन चोर केवल किसे कहा जाएगा, कृष्ण भगवान को ही कहा जाएगा। कमल के समान नयन किसके हैं, श्री राम के हैं। तो इस तरह आज हमने जाना कि रचना के आधार पर रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे।